Hello students and welcome back to your online class. Today we are going to begin with a new chapter, that is chapter number 14 of your book named Lake Isle of Innisfree. This chapter is a poetry and the poet of this chapter is W.B. Yeats or William Butler Yeats. So now let's come to the pink block which is on page number 122 of your book. W.B. Yeats, that is from 1865 to 1939, was born in Dublin, Ireland. तो W.B. Yeats कहाँ के पोइट हैं? आयरलैंड के. He had his education in Hammersmith and Dublin. He adopted literature as a career at the age of 21. Yeats wrote some plays, but his eminence was a lyric poet. तो W.B. Yeats जो थे उन्होंने क्या करा था? अपना करियर किस में करा था इन्हेंस? उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में. एंड उन्होंने एजुकेशन ली थी अपनी इन हैमरस्मिथ एंड डबलिन. और उन्होंने करियर अपना लिटरेचर में एट द एज ऑफ 21 स्टैब्लिश भी करा था एंड उसको फर्दर कंटिन्यूड भी किया था. वो जनरली क्या लिखते थे? कुछ प्लेस, लेकिन उनका मेन इंटरेस्ट या मेन जो कवर अप पोर्शन होता है वो किस में था? लिरिकल पोएट्री में. सो ही वॉज अ लिरिक पोएट. Yeats was influenced by Indian thought. W.B. Yeats, although वो आयरलैंड के थे बट वो इंस्पायर्ड थे कहीं ना कहीं इंडियन थॉट से. मीन्स इंडिया के कल्चर या इंडियन पीपल के थॉट्स को वो रिलेट करते थे अपनी पोइट्रीज में. ही रोट एन इंट्रोडक्शन टू रविन्द्रनाथ टैगोर्स गीतांजलि. तो उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर की जो पोइट्री है गीतांजलि उसका भी एक कवर अप करा था, एक पूरा इंट्रोडक्शन लिखा था किस तरीके से वो उस पोइट्री को एक्सप्लेन करेंगे. The most important of Yeats' literary characteristics is his symbolism. वो एक एक चीज़ को पर्टिकुलरली एक एक कैरेक्टर को एक अलग ही पहचान देते हैं, एक सिम्बॉलिज्म क्रिएट करते हैं. वो उनके लिटरेचर आर्ट का एक कैरेक्टराइजेशन है. ही इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मॉडर्न पोएट्स ऑफ इंग्लैंड. और उन्हें अभी तक इंग्लैंड के मॉडर्न पोएट्स में से एक माना जाता है और वो भी बहुत ज़्यादा ग्रेटेस्ट ऊँची पहुँच पर. Coming to the next paragraph of your pink block. When Yeats was in his teens, he had been to Sligo, that is Ireland only. W.B. Yeats जब वो टीन्स में थे, मीन्स अपनी 15-16 एज में वो एंटर हुए थे, टीनेजर एज में, तब एक बार वो आयरलैंड गए थे स्लिगो में. He was greatly impressed by its scenic beauty and peaceful atmosphere. तो वो स्लिगो जहाँ गए थे जो कि एक तरीके का आइलैंड है, वो उस आइलैंड में क्यों गए थे? क्योंकि उसकी ब्यूटी से वो कहीं ना कहीं इंस्पायर थे. वहाँ की शांति, बिल्कुल सेरेनिक ब्यूटी, कामनेस, पीसफुलनेस, उस एटमॉस्फेयर से वो इंस्पायर थे. इन द वेरी कोर ऑफ हिज हार्ट ही चेरिश द स्वीट मेमोरीज ऑफ दैट क्वाइट एंड सेरेन प्लेस. और अपने हार्ट में कहीं डीप एक कॉर्नर में हर बार वो उन स्वीट मेमोरीज़ को याद करते थे तो उनको वो सेरेन प्लेस की जो शांति थी, जो क्वाइटनेस, जो कामनेस थी, वो बहुत ज़्यादा पसंद आती थी. लाइक थोरियो ही हैड अ इन डिज़ायर ऑफ स्टेइंग इन अ स्मॉल हट इन अ सेक्लूडेड प्लेस टू सीक ट्रैंक्विलिटी. एक पर्सन जिनका नाम थोरियो था जो कि हर जगह से सेपरेट, सेक्लूडेड, बिल्कुल एक खाली अलग जगह पर रहते थे जहाँ कोई भीड़ ना हो, कोई शोर ना हो, सिर्फ और सिर्फ कामनेस या फिर ट्रैंक्विलिटी हो. ऐसी ही जगह पर W.B. Yeats भी जाना चाहते थे और ये उनकी बहुत इन डिज़ायर था. मीन्स एक ऐसा ईगरनेस से भरा हुआ डिज़ायर जो उनको अकम्प्लिश करना ही था. इन हिज ऑटोबायोग्राफीज ही राइट्स, आई हैड स्टिल द एम्बिशन फॉर्म्ड इन स्लिगो इन माई टीन्स ऑफ लिविंग इन इमिटेशन ऑफ थोरियो on Innisfree, a little island in Logill, and when walking through Fleet Street very homesick, I heard a little tinkle of water and began to remember lake water. From the sudden remembrance came my poem Innisfree. वो चाहते थे वो किसी को पूरी तरह से कॉपी करें या इमिटेट करें, एंड जिस पर्सन को वो कॉपी करना चाहते थे उनका नाम था थोरियो.
थोरियो बहुत पहले इनिसफ्री के एक आइलैंड में रहे हुए थे, एक छोटा सा आइलैंड जो कि लॉगिल में था। एंड उसी अकॉर्डिंग स्लिगो के आइलैंड में कौन रहना चाहता था? WB ईट्स। उन्हें आइलैंड्स बहुत ज़्यादा पसंद थे, जस्ट बिकॉज आइलैंड के आसपास कोई भीड़ नहीं होती, कोई सिटी लाइफ नहीं होती, कुछ भी बिजीनेस नहीं होती। एंड हर जगह आपको ऐसा लगता है कि आप शांति से भरे हुए अपने खुद के घर में रह रहे हैं, जहाँ पे पानी की हर एक छोटी से छोटी आवाज़, द स्मॉल लिटिल टिंकल, वो भी सुनाई पड़ती है। एंड जब लेक वाटर है वो किस तरीके से एक एक स्टोन को, वाटर को कवर कर रहा है, वो पूरी लेक वाटर लैपिंग भी आपको सुनाई पड़ती है। तो ऐसी चीज़ों को पोएट कंटिन्यूसली याद कर रहे थे और उन्हें लग रहा था कि वो इनिसफ्री या फिर स्लिगो के आइलैंड में एक बार रहने के लिए चले जाएं कुछ दिन के लिए। Though Innisfree is an actual island in Sligo, it also symbolizes a utopia, a country of the mind which is devoid of all the fret and fury of the world in turmoil. These two lines are very important, class, so please underline them. What is the meaning now? See this. Innisfree जो है आपका एक एक्चुअल आइलैंड है जो कि स्लिगो में है। वो क्या सिम्बलाइज करता है? एक यूटोपिया। यूटोपिया एक ऐसी कंट्री है जो कि माइंड पर बेस्ड है, मीन्स इंटेलिजेंस पर, विच इज़ डिवॉइड। डिवॉइड मीन्स एम्प्टी, खाली है वो, ऑफ ऑल द फ्रेट। फ्रेट होता है वरीज, चिंताएं, एंड फ्यूरी, फ्यूरी मीन्स एंगर, गुस्सा, ऑफ द वर्ल्ड इन टर्मोइल। टर्मोइल मीन्स क्योर्स या फाइट्स। तो यूटोपिया को एक ऐसी कंट्री माना जाता है जो लोगों की इंटेलिजेंस के कारण उन्हें जज करती है, उसके अकॉर्डिंग उनको रिजेम्बलेंस देती है, और वो सारी के सारे वरीज, एंगर या फिर फाइट के हर एक कारणों से काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो उसमें एक शांति है, एक एम्प्टीनेस है, द डिवॉइडनेस। एंड इसी अकॉर्डिंग इनिसफ्री का एक एक्चुअल आइलैंड जाने का जो ड्रीम है पोएट का, वो एक बार लाइफ में वो उसको अचीव करना चाहते हैं। सो नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ योर पोएट्री। I will arise and go now and go to Innisfree, and a small cabin built there of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honeybee, and live alone in the bee loud glade. यहाँ पर पोएट अपने फर्स्ट स्टैंजा में क्या डिज़ायर रख रहे हैं अपना? एक दिन मैं उठूँगा और डायरेक्टली अर्ली मॉर्निंग में कहाँ जाऊँगा? टू द लेक आइजल ऑफ इनिसफ्री। मतलब मुझे जाना है इनिसफ्री में अर्ली मॉर्निंग, द डाउन टाइम पीरियड। एंड अ स्मॉल केबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड वाटल्स मेड। और वहाँ जाकर वो अपने लिए एक छोटा सा रूम बनाएंगे, केबिन जैसा रूम बनाएंगे, एक सिंगल रूम, जो आसपास की जो मडी मिट्टी होती है, गीली, जो कि लेक्स के आसपास कलेक्ट होती है, उस क्ले से वो अपना एक केबिन बनाएंगे। और जो इसी तरीके से आसपास थिन ट्रीज़ की स्टिक्स होती हैं, सूखी हुई स्टिक, जो वाटल्स होते हैं, उन वाटल्स से वो सारे के सारे अपने घर को एक स्ट्रक्चर देंगे, ताकि उनकी क्ले वहाँ पर स्ट्रॉन्गली बिल्ड कर दे एक केबिन को। 9 बीन रोज विल आई हैव देयर। और वहाँ पर वो अलग अलग बीन्स जो भी होती हैं, आपकी पल्सेस, आपकी दालें, उस अकॉर्डिंग वो बीन्स का 9 बीन्स के अकॉर्डिंग एक रो बनाएंगे। अलग अलग बीन्स, 9 तरीके की बीन्स को वो ग्रो करेंगे। अ हाइव फॉर द हनी बी, जहाँ पर काफ़ी बार आसपास के एरिया में हनी बीज अपना एक बी हाइव बनाएंगी, बिल्कुल फ्रेश हनी वहाँ पर वो कलेक्ट कर कर एक हाइव बनाएंगी। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड। और वहाँ पर भले ही दिन रात बीज हों, वो अपना एक जो लाउड साउंड होता है, एक बी का हमिंग साउंड, उस ग्लेड में वो अकेले रहना चाहते हैं। उन्हें बी की वॉइस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिटी लाइफ से वो दूर, अलोन, शांति में रहना चाहते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट स्टैंजा। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग to where the cricket sings, their midnights all a glimmer, and noon a purple glow, and evening full of the linnet's wings. वहाँ पर रहने के बाद उन्हें अब क्या करना है? And I shall have some peace there.
अगर ऐसा मुझे वहाँ पर एनवायरनमेंट मिलेगा तो मेरी लाइफ में कुछ पीस या कुछ शांति आएगी। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, क्योंकि पीस अचानक से नहीं आता है, धीरे धीरे ह्यूमन बींग्स की लाइफ में आता है जब उनके डिज़ायर फुलफिल हो गए, उनकी विश अकम्प्लिश हो गई। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग। नाउ व्हाट आर वेल्स? जिस तरीके से ओस की बूंदें धीरे धीरे पत्तियों से गिरती हैं और जब थोड़ा सा सनलाइट आती है तब ये सारा काम होता है, सारा का सारा जो फॉग है वो लीव से हट जाता है, ट्री से। इस तरीके से ही एक बिज़ी लाइफ में इंसान के कभी कभी पीस या कामनेस आता है। तो जस्ट इट्स लाइक ड्रॉपिंग ऑफ द वेल्स फ्रॉम द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। एंड तब जाकर वहाँ पे आसपास इंसेक्ट्स जो होते हैं, जिन्हें आप क्रिकेट्स बोलते हैं, क्रिकेट की कैटेगराइजेशन वाले इंसेक्ट्स, वो वहाँ पर आकर सिंग करेंगे, अर्ली मॉर्निंग को वेलकम करेंगे। देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर। और वहाँ पे मिडनाइट कैसी होगी? बिल्कुल चमकती हुई, आसपास स्टार्स होंगे जो कि एक सिल्वर ग्लिमर या शाइन देंगे। एंड ऐसी जगह पर इनिस्फ्री में नून जो होगा, आपका डे नून, आफ्टरनून, वो कैसा होगा? एक पर्पल ग्लो या फिर शाइन देगा, क्योंकि पानी में जैसे ही सनलाइट आएगी तो एक तरीके से पानी गोल्डन होगा, एंड जब वो ब्राइट हो जाएगी तो एक पर्पल ग्लो आएगा इन दैट लेक वाटर। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स। एंड इवनिंग में दोबारा जो इंसेक्ट्स आएंगे वो कौन होंगे? लिनेट्स। लिनेट्स आपकी इंसेक्ट्स नहीं, वो सिंगिंग बर्ड्स होती हैं, छोटी सी ब्राउन कलर की, स्पैरो से भी स्मॉल साइज़ की सिंगिंग बर्ड्स। तो जैसे ही इवनिंग हो जाएगी तो आसपास जो 9 बीन रोज़ हैं उनको कवर करने के लिए, उनकी ट्रीज़ पर बैठने के लिए कौन आएगा? द लिनेट्स, जो अपने विंग्स को फैलाकर ईजिली पीसफुली उस ट्री पर लाई करेंगी इवनिंग में। कमिंग टू द नेक्स्ट स्टैंजा ऑन पेज नंबर 123। I will arise and go now, for always night and day. I hear lake water lapping with low sounds by the shore. While I stand on the roadway or on the pavement grey, I hear it in the deep heart's core. पोएट को लगता है कि अब जाकर उन्हें उठना चाहिए और जिस चीज़ के लिए वो कंटिन्यूसली डिज़ायर कर रहे हैं, उन्हें उस लेक आइसल ऑफ इनिस्फ्री में एक बार तो जाना ही चाहिए। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, पूरे दिन के लिए, सुबह से लेकर रात तक, जो भी चीज़ वो देखना चाहते हैं, मीन्स नेचर का बदलता हुआ कलर, सनलाइट से ग्लो होने वाला लेक वाटर, बर्ड्स और इंसेक्ट्स का अपने टाइम पर आना, सिंग करना, बीज का एक हनी कॉम बनाना, और 9 बीन रोज़ जो उन्होंने एक छोटा सा प्लांट लगाया, उसका ट्रीज़ में कन्वर्ट होना, जहाँ पे बर्ड्स रेस्ट कर रही हैं, वो हर एक चीज़, हर एक डिज़ायर उनको लगता है एक बार वो ज़रूर अपना फुलफ़िल करें। आई हियर लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड्स बाय द शोर। और उन्हें क्या देखना है, क्या सुनना है? जैसे ही पानी की लहरें अप एंड डाउन होती हैं तो जो सी शोर होता है आसपास, या फिर लेक के आसपास का शोर होता है, द बैंक एरिया, वहाँ पर कंटिन्यूसली वो बैंक एरिया से या पत्थरों से टकरा कर जब पानी वापस जाता है, उन लहरों का हर एक लैपिंग साउंड उन्हें सुनना है। While I stand on the roadway or on the pavement's grey। और ये चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा याद आती है कि पता नहीं वो लेक आइसल ऑफ इनिस्फ्री में कब जाएंगे, और ये चीज़ उन्हें तब बहुत ज़्यादा याद आती है जब वो सिटी लाइफ की भीड़ में खड़े रहते हैं, एक ट्रैफिक एरिया में, ऑन द पेमेंट्स ग्रे मीन्स ऑन द बाउंड्रीज। जब आप किसी रोड पर चलते हैं अकेले या पैदल, तो वहाँ पे काफ़ी सारी बाउंड्रीज होती हैं जिन पर आप चलते हैं, तो उन क्रॉसिंग लेन्स पर वो चलकर ये सारी चीज़ें सोचते हैं, या फिर कभी एक जगह रुक कर, कि उनकी लाइफ में वो पीस या शांति कब आएगी। आई हियर इट इन द डीप हार्ट स्कोर, जिस शांति को या पानी की लहरों को वो अभी तक अपने हार्ट में कहीं ना कहीं डीपली महसूस करते हैं, उन्हें एक बार उस लेक आइसल पर ज़रूर जाना है। With this we have ended our poetry class. The marking scheme, that is the rhyming scheme of the poetry, is AB AB. You can go through that, and if you have any doubt you can clear it to me. Now glossary part is also given.
I have marked the glossary for you. One extra glossary is there which I have marked, that is inn. A small house made up of clay or mud. INN is written there. If it's not clear, that's why I'm describing you. That means a small house made up of clay or mud. So, we have ended our chapter class. Thank you and have a nice day.